नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ब्रिक्स देशों ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिया है जिसके वजह से जो चाचा ट्रम्प हैं इनको फिर से जो है वो झटका लगा होगा। अब झटका लगा था इससे पहले जब मीटिंग हुई थी तो उस समय इन लोगों ने कहा था कि हम जो है अपनी करेंसी निकालेंगे। तो चाचा ट्रम्प गुस्सिया गए थे, कहे थे कि अगर तुम लोग निकाल दिए अपनी करेंसी तो हम तुम ब्रिक्स देश जितने हैं सबको जो है सबके ऊपर जो है वो 100% का जो है वो टैरिफ लगा देंगे। ये कई कई धमका दिए थे। अब इस धमकी से बचने के लिए एक तरीके से कहा जाए तो इसका अल्टरनेट ब्रिक्स देशों ने निकाल दिया है। अब क्या किया है इस बार, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। और मतलब इसको देख के तो ट्रम्प सोच रहे होंगे अरे यार ये क्या कर दिया, मतलब इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। चलिए समझाते हैं। यहाँ पर साथियों आरबीआई के गवर्नर साहब के द्वारा यह ऐलान किया गया है, तो इसका अर्थ है कि यह जो है वो 100% इस पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह अफवाह या फिर सूत्रों के हवाले से खबर आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हेडलाइंस भी देख सकते हैं कि ब्रिक्स ग्रुपिंग डिस्कसिंग लिंकिंग सीबीडीएस फास्ट पेमेंट सिस्टम। आरबीआई जो गौ मल्होत्रा हैं जो कि डिप्टी यहाँ पर हैं क्या कहते हैं गवर्नर, उनके द्वारा यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। तो साथियों इस चीज को मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा कि आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो ये इसके बारे में भी समझेंगे कि सीबीडी डीसीएस ये क्या होता है और जो पूरा ये पेमेंट प्रणाली है, इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है साथियों, चैनल पर कृपया करके अगर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं या फिर आप पुराने भी हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 92% ऐसे लोग हैं जो पुराने हैं, डेली वीडियोस देखते हैं, उसके बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भैया? इतना मेहनत लगता है आप तक वीडियो पहुंचाने में और आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि आपका 1 रुपए तक खर्चा नहीं होता है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब वीडियो आएगी, तो आपको क्या कहते हैं हमारा जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा। तो कृपया करके सपोर्ट कर दीजिए, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी का होप करते हैं कि आप लोग करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर बात करते हैं इस सिस्टम की जो यहाँ पर लॉन्च होने जा रहा है या फिर अमल में आने जा रहा है। साथियों आरबीआई के गवर्नर का बयान है कि ब्रिक्स में पेमेंट लिंकेज पर जो है वो चर्चा हो रही है। पहले समझते हैं मल्होत्रा जी ने कहा क्या है। तो इन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम और जो सीबीडीसी है उसको आपस में जोड़ने की संभावना तलाश रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पर अन्य देशों के साथ, जैसे हम लोग अपने यहाँ क्या करते हैं यूपीआई का यूज करते हैं, किसी भी बैंक से किसी भी बैंक को ऐसे कनेक्टेड होता है। आपका बैंक कौन सा है, सामने वाले का बैंक कौन सा है, कोई मैटर नहीं करता, आप अगर उसको ट्रांसफर करते पैसा चला जाता है। यही काम अब साथियों अपने अन्य देशों के साथ जो है वो यहाँ पर ब्रिक्स वाले जो हैं वो आपस में करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए साथियों ये लोग फास्ट पेमेंट सिस्टम और जो सीबीडीसी है इसको आपस में जोड़ने की संभावना तलाश रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हम सबके लिए एक दिलचस्पी का विषय है, क्योंकि लागत घटाने के जो है इससे बड़ी गुंजाइश है। अब आप लोग सोचेंगे लागत घटाना मतलब पैसा भेजने में लागत कहाँ लगती है, तो जी हाँ, अगर आप पेमेंट करते हैं डॉलर से मतलब रुपए से डॉलर में तो उसका आपको स्विफ्ट चार्ज देना पड़ता है। स्विफ्ट एक माध्यम है, आगे इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से ये माध्यम है कि अगर आप रुपए को जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो बीच में स्विफ्ट बैठा है जो आपसे रुपया लेगा और उनको डॉलर दे देगा और इस एक्सचेंज के बदले आपको कुछ चार्ज पे करना होगा। मतलब एक तरीके से सिंपल भाषा में कहें तो ब्रोकर बन के जो है मीडिएटर बन के बीच में स्विफ्ट काम करता है और वो यहाँ से पेमेंट लेता है। तो इसी चीज को घटाने के लिए, लागत को कम करने की गुंजाइश के लिए यह विकल्प तलाशा जा रहा है। कई विकल्प विचाराधीन है जो मल्होत्रा जी हैं इनका कहना है, लेकिन अभी सिर्फ जो चर्चा हो रही है वो जिसमें कि सीबीडीसी और फास्ट पेमेंट सिस्टम लिंकेज शामिल है। और यह बयान मुंबई में हुए वार्षिक FIBAC सम्मेलन में दिया गया। इनके द्वारा जो है वहां पर इस बात को कहा गया। अब साथियों कब और कहां पर यह हुआ, तो 12 अगस्त 2026 को FIBAC सम्मेलन मुंबई में हुआ। भारत सितंबर 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने वाला है और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो चाइना के शी जिनपिंग है और जो व्लादिमीर पुतिन है दोनों लोग जो है वो भारत भी आए इस मीटिंग के तहत। वहीं साथियों जरूरी बातें क्या है कि अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है, बातचीत जो है वो शुरुआती दौर में है। और पहले भी ये रिपोर्ट्स में बताया गया कि आरबीआई ने सीबीडीसी लिंकेज को 2026 ब्रिक्स एजेंडे में शामिल करने की सिफारिश की थी। यानी कि
भारत लगातार इस चीज को चाहता है कि ये इसमें जो ब्रिक्स वाले देश हैं, ब्रिक्स का एजेंडा है उसमें ये शामिल हो। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पर ब्रिक्स समूह क्या है। आपने बहुत बार तब से नाम सुन लिया, आप सभी को पता ही होगा, तो बता भी देते हैं। ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के जितने भी देश हैं सब मिलकर एक ग्रुप बनाए हुए हैं, इन्हीं को ब्रिक्स कहा जाता है। नए साझेदार व सदस्य देश भी जो है वो समूह का हिस्सा बन रहे हैं, मतलब ये और विस्तार इसका हो रहा है। अब ब्रिक्स की प्राथमिकता क्या है, तो यह क्रॉस बॉर्डर यानी कि सीमा पार पेमेंट को तेज और सस्ता बनाना, साथ में पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था और डॉलर पर निर्भरता को घटाना और स्थानीय करेंसीज में आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। देखिए जो चाचा ट्रंप भड़क रहे हैं उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है, डी डॉलराइजेशन, यानी कि जो डॉलर के ऊपर निर्भरता है उस निर्भरता को जो ये देश है ये मिलकर कम करना चाहते हैं कि हम लोग जो है वो डॉलर पर निर्भरता कम कर पाए, ताकि जब जब अमेरिका उठता है सैंक्शन लगाने वाला काम करता है वो अमेरिका न लगा पाए। इसके बाद साथियों बात करें इसमें भारत की भूमिका की, तो सितंबर 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत करेगा और आरबीआई ने सीबीडीसी लिंकेज प्रस्ताव को समिट के एजेंडे में शामिल करने की सिफारिश पहले ही की थी और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भारत जो है वो लगातार मतलब इसको आगे लेकर बढ़ता जा रहा है, लगातार इस पर जो है वो जोर देकर इसको आगे लेके जाने की प्रयास कर रहा है। अब कारण समझते हैं कि यह पहला पहल जो है वो क्यों जरूरी मतलब समझी जा रही है। ये जो पहल यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण और जो नई नई फास्ट पेमेंट को यहाँ पर लाना, इसकी जरूरत क्या है, तो समझिए सबसे पहले मुख्य वजह क्या है कि जो मौजूदा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है इसकी लागत यानी कि जो कॉस्ट है जो इंटरचेंज करने की वो बहुत ज्यादा है और इसे घटाने की बड़ी गुंजाइश है। वहीं इंटरनेशनल रेमिटेंस में घंटों से लेकर कई दिनों तक लग जाते हैं, जबकि यूपीआई जैसी घरेलू व्यवस्था सेकंडों में जो है वो सेटलमेंट कर देती है। मतलब एक तो मान लीजिए कि मैं अगर कोई रुपी भेजता हूँ, रुपया किसी को भेजता हूँ और उसको लास्ट में चेंज करना है डॉलर के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा कि बीच में एक स्विफ्ट नाम का मीडिएटर आ जाएगा और ये रुपए लेगा, रुपए से फिर जो है वो इसको डॉलर में चेंज करके भेज देगा। इसके बदले ये कुछ अपना क्या करेगा, तो ये जो है वो अपना कुछ चार्ज ले लेगा, कुछ पैसा ले लेगा, ठीक है। लेकिन साथियों मेन बात क्या है कि ये पैसा ले रहा है, ठीक है, उसके बाद साथियों ये टाइम जो है ये टाइम भी बहुत ज्यादा लेता है, लगभग 3 से लेके 5 दिन का जो है वो समय इसमें लग जाता है। जबकि वहीं अगर आप देखें तो जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो मात्र 1 से 2-3 सेकंड के अंदर हमारा पेमेंट जो है वो सेटलमेंट हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीजों को घटाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि आज इतनी तकनीकी होते हुए भी मौजूदा हाल जो है वो अनुचित और अस्वीकार हैं, यानी कि जो इस समय मौजूदा हाल चल रहा है कि 3 से 5 दिन का समय लग रहा है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जहां पर आ गई है, लगभग हर देश के पास अपना फास्ट पेमेंट गेटवे बन गया है, उसके बावजूद भी इस तरीके की चीज हो रही है, तो मतलब ये अस्वीकार्य है। आगे बढ़ते हैं और अब इसमें बातचीत करते हैं कि करेंसी जो है वो सीधी लिंकिंग से बिचौलिए बैंकों की परत जो है वो हटाई जाए, मतलब हटाई जा सकती है। अगर मान लीजिए कि भारत जो है वो अपना पेमेंट भेजता है तो वो फिर यहाँ पर स्विफ्ट का यूज करता है, लेकिन अगर ये लोग कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें कि जिसके हेल्प से इस स्विफ्ट को ही हटा दिया जाए, तो एक तो चार्ज कम पड़ जाएगा, टाइमिंग कम हो जाएगी और डायरेक्ट यहाँ पर जो है पेमेंट एक आदमी से दूसरे आदमी तक, आदमी का अर्थ है देश से दूसरे देश तक चला जाएगा। अब साथियों स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ाकर डॉलर पर निर्भरता कम करने की सोच है, यानी कि अगर ये ब्रिक्स देश आपस में इस तरीके से व्यापार करने लगे तो जो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। मैं एक चीज बताना भूल गया, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको कुछ खरीदना है तो मैक्सिमम चीजें जो आप अन्य देशों से जब खरीदते हैं तो उसके लिए आप जो भुगतान करते हैं वो डॉलर में करते हैं और उस डॉलर को हमको पहले स्विफ्ट से खरीदना पड़ता है। तो इसके वजह से ये सारा जो सिस्टम है, अगर मतलब मान लीजिए हम अपनी ही करेंसी में उनको पेमेंट करने लगे तो फिर जो है डॉलर साइड हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा बहुत सारा खर्च भी जो है वो बच जाएगा। अब साथियों बात करें 2 से 5 दिन जो है वो आज एक अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट को सेटल होने में लग जाते हैं, जबकि यूपीआई से सेकंडों में ये काम हो जाता है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर जनवरी 2026 में इन्होंने कहा कि मौजूदा तकनीकी होते हुए भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का धीमा और महंगा बना रहना उचित नहीं है, साथ में
सीबीडीसी लिंकिंग से जो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरीके से यहाँ पर बाईपास किया जा सकता है। ठीक है, अब साथियों समझते हैं कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट होता कैसे है, जो कि मैंने अभी आपको बोला था कि डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्विफ्ट रहता है और स्विफ्ट के साथ में करस्पॉन्डेंट बैंकिंग व्यवस्था होती है। जैसे भेजने वाला बैंक जो कि ग्राहक अपने बैंक को पेमेंट का जब निर्देश देता है, मतलब जब वो कहता है कि पैसा भेज दो भैया, तो ये जाता है स्विफ्ट के अंदर। स्विफ्ट को मैसेज मिलता है, स्विफ्ट बैंक स्विफ्ट नेटवर्क से भुगतान निर्देश भेजता है और यह पैसा नहीं, सिर्फ जो है वो वहां पर मैसेज जाता है। इसके बाद स्विफ्ट मैसेज भेजता है आगे करस्पॉन्डेंट बैंक को, और एक नया मतलब कि एक या फिर कई बिचौलिए बैंक जो है, जैसे नस्ट्रो हो गया, वोस्ट्रो हो गया, खातों से जो है वो रकम यहाँ पर आगे बढ़ती है और लास्ट में फाइनली पाने वाला जो बैंक होता है वो अंतिम बैंक लाभार्थी खाते में जो है वो रकम एक तरीके से जमा हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो लगभग 2 लोग जो है यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्ट मिले हुए हैं, इसके बाद जो है लास्ट तक पहुंच रहा है। अब इस व्यवस्था में दिक्कतें क्या है? पहला कि हर बिचौलिए बैंक अपनी फीस काटते हैं। जितनी ज्यादा कड़ियां होंगी, यानी कि जितने ज्यादा स्टेप आपको इसमें ऐड मिलेंगे उतनी ज्यादा लागत होगी। वहीं जो एफएक्स है, फॉरेन करेंसी है, उसके कन्वर्जन के बीच कहीं भी हो सकता है, जिसकी दर पहले से साफ नहीं होती है और साथ में पूरा सेटलमेंट होने में सामान्य से 2 से 5 दिन का जो है वो यहाँ पर टाइम भी लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीबीडीसी और भारत के ई रुपए हैं क्या। तब से आप लोग सुन रहे थे सीबीडीसी, तो अब यहाँ पर समझिए, इसका साथियों फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा डिजिटल करेंसी। साथियों किसी देश की सरकारी करेंसी का डिजिटल रूप होता है जिसे सीधे सेंट्रल बैंक जो है वो जारी करता है। यानी कि ये जैसे आप लोग 100 का 50 का नोट अपने हाथ में लेते हैं, ये उस तरीके का नहीं होता है। यह सिर्फ आपके खाते में, आपके मोबाइल में दिखेगा कि हाँ आपके पास इतना अमाउंट है। और यह साथियों डिजिटल करेंसी किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होगा वो यहाँ पर जारी करता है और यह लीगल टेंडर होता है, यानी यह कानूनी मुद्रा होती है। नगद जितनी ही यह भरोसेमंद होती है, यानी कि जितना कैश पर आप ट्रस्ट करते हैं उतना यह भी जो है भरोसेमंद होती है। भारत में इसे ई रूपी, आप लोगों ने आई होप देखा ही होगा, ई रूपी कहा जाता है और आरबीआई ने दिसंबर 2022 में ही इसको जो है वो लॉन्च कर दिया था। वहीं एक ई रूपी हमेशा 1 रुपए के बराबर होगा और कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी जैसा यह नहीं है। अगर एक ई रुपया लॉन्च हुआ है, मतलब कि आया है मार्केट में बैंकों के पास, तो वो 1 ई रुपए का वैल्यू 1 रुपए के बराबर ही होगा। अब साथियों बात करते हैं कि ई रुपए बनाम यूपीआई। तो देखिए ई रुपया खुद पैसा है, जबकि यूपीआई जो है वो पैसा भेजने का माध्यम है। इस बात को आप समझ लीजिए, ऐसा ना हो कि आप ई रुपए और यूपीआई को दोनों को समान समझ ले। ई रुपए क्या है कि आपका पैसा है, ये आपका पैसा है, जबकि यूपीआई क्या है, ये सिर्फ एक मीडियम है, पैसा भेजने का माध्यम है। वहीं साथियों यूपीआई बैंक खातों के बीच में मौजूदा जमा राशि को जो है वो ट्रांसफर करता है, एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है। वहीं साथियों जो ई रुपए बनाम क्रिप्टो करेंसी की बात करें कि क्या ई रुपया जो है वो क्रिप्टो करेंसी के जैसा है, तो देखिए क्रिप्टो जो है वो विकेंद्रीय है, यानी कि इसका कहीं सेंटर नहीं है और यह अस्थिर होती है, किसी सरकार की गारंटी नहीं है। यानी कि क्रिप्टो के अंदर पैसा जो है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसकी कोई सरकार गारंटी नहीं लेती है कि ठीक है जिसके पास इतना क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी है, हम उसको इतना अदा करेंगे, यानी कि देंगे। जबकि ई रुपया पूरी तरह से आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होता है और स्थिर मूल्य वाला जो है वो डिजिटल कैश है, यानी कि इसका जो अगर 1 ई रुपया है तो वो 1 रुपए के ही बराबर होगा और इसको जो रेगुलेट करने का काम वहां पर आरबीआई करेगी। तो ये जो है डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी और ई रुपए के अंदर। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं साथियों कि जो टेबल पर मौजूद जो और 2 तकनीकी विकल्प इन लोगों के पास हैं उनके बारे में समझते हैं, जो कि अभी चर्चा में है। सबसे पहले कि फास्ट पेमेंट सिस्टम लिंकेज, यानी कि अलग अलग देशों के घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को सीधे आपस में ही जोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए जैसे भारत का यूपीआई और ब्राजील का जो पिक्स है, अपने यहाँ जैसे यूपीआई है इस तरह ब्राजील ने भी अपना पिक्स डेवलप किया है, इनको आपस में जोड़ दिया जाए। फायदा होगा कि पहले से मौजूद है और आजमाए हुए सिस्टम पर आधारित है। मतलब अगर इसको लिंक किया जाता है तो ये फायदा हो जाएगा कि ये तो मतलब भारत भी यूज कर रहा है, ब्राजील भी यूज कर रहा है, दोनों इसको आजमा चुके हैं, तो इससे जो है यह एक तरीके से इस पर कोई संदेह नहीं है कि अच्छा काम करेगा या नहीं कर पाएगा।
वहीं मॉडल में अगर देखा जाए तो एक एक कड़ी जो है वो कॉरिडोर बनाकर धीरे धीरे विस्तार होगी, यानी कि यहाँ पर बाइलेटरल बाइलेटरल बनेगा, जैसे भारत और ब्राजील का बनेगा, मतलब दो देशों का सिर्फ बन पाएगा। वहीं साथियों जो दूसरा विकल्प है वो है सीबीडीसी ब्रिज, यानी कि अलग अलग देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के सीधे इंटर ऑपरेबल जो है वो बनाना, यानी कि सभी देश की जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपनी करेंसियां जारी करें और सब एक साथ मिला दें। वहीं साथियों उदाहरण के लिए अगर आप समझें तो जैसे भारत का ई रुपया है और चीन का CNY है, इसको सीधे बात कर सके, यानी कि इन दोनों को सीधा आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। बीच के बैंकिंग नेटवर्क को पूरी तरह यहाँ पर बाईपास करने की इनके पास क्षमता हो जाएगी और इसके लिए साझा तकनीकी मानक जो है वो यहाँ पर बनाना जरूरी होगा, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसमें सभी देश जो है वो एक तरीके से शामिल हो सकते हैं। साथियों ब्रिक्स का एक पेमेंट टास्क फोर्स इन दोनों तकनीक विकल्पों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, यानी कि जो ब्रिक्स के अंदर एक पेमेंट टास्क फोर्स बनाया गया है जो इन दोनों विकल्पों के बारे में सोच रहा है कि इस तरीके से पेमेंट को जो है किया जाए या फिर जो है वो इस तरीके से सेंट्रल बैंकों का ब्रिज बनाकर जो है वो इसको कनेक्ट किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि लिंकेज लागू होने के बाद जो है वो पेमेंट कैसे होगा। तो देखिए घरेलू ऐप से शुरुआत होगी, ग्राहक अपने ही देश के यूपीआई या फिर सीबीडीसी ऐप से सीधे भुगतान शुरू करते हैं, ये फिर पेमेंट करेंगे जो कि सीधा जुड़ाव होगा दोनों देशों के फास्ट पेमेंट या फिर जो सीबीडीसी सिस्टम आपस में सीधे जुड़े होते हैं। इसके बाद तुरंत सेटलमेंट हो जाएगा, बिचौलिए बैंकों की चैन के बिना सीधे स्थानीय करेंसी में सेटलमेंट होगा और तुरंत यहाँ पर रकम जो है वो सामने वाले को प्राप्त हो जाएगी। प्राप्तकर्ता को सेकेंडों और मिनटों के अंदर जो है या फिर 24 घंटे के अंदर जो है वो रकम यहाँ पर मिल जाएगी अगर इन दोनों में से कोई भी विकल्प लागू होता है तो। अब साथियों इससे बदल क्या जाएगा, तो पहला तो बिचौलियों बैंकों की जो परतें हैं वो घट जाएंगी, ठीक है। इसके बाद साथियों जो फीस है उसके वजह से वो कम हो जाएगी। साथ में डॉलर में बदले बिना दोनों देश जो है वो अपनी लोकल करेंसी में सीधे ट्रेड यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद साथियों पेमेंट का समय दिनों से घटकर जो है वो सेकेंडों या फिर सेकेंडों में भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये पूरा जो अगर सिस्टम अगर लॉन्च हो जाता है और इस पर अमल कर लेते हैं, सारे देश इसको मान लेते हैं, तो ये पेमेंट जो है बहुत ही, ये जो सिस्टम है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद साथियों बात करते हैं हम अपने लाभ की कि इससे भारत को क्या मिलेगा, भारत इतना इसके लिए उत्सुक क्यों है और बार बार इसके बारे में क्यों कह रहा है। तो समझिए, पहला कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, यानी कि स्थानीय करेंसी में सीधा व्यापार बढ़ने से वैश्विक स्तर पर रुपए का इस्तेमाल और प्रभाव बढ़ेगा। यानी कि अब मान लीजिए कि भारतीय करेंसी का यूज ज्यादा होगा तो रुपया का यूज ज्यादा होगा तो लोग इसकी मांग ज्यादा करेंगे, जिसके वजह से फिर जो है जो रुपए की कीमत है वो बढ़ेगी। दूसरी, सस्ता व तेज रेमिटेंस होंगे, यानी कि विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए पैसा भेजना या मंगाना जो है वो सस्ता हो जाएगा। व्यापार लागत में कमी आएगी, आयात निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों की जो ट्रांजैक्शन लागत लगती है वो यहाँ पर घट जाएगी। इसके बाद डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी, व्यापार व सेटलमेंट के लिए डॉलर से गुजरने की मजबूरी जो है वो यहाँ पर घट जाएगी और डिजिटल भुगतान में नेतृत्व होगा, यानी कि यूपीआई जैसी सफल भारतीय व्यवस्था का वैश्विक प्रभाव जो है वो यहाँ पर मजबूत होगा अगर यह लागू होता है तो। इसके बाद साथियों जो एफएक्स जोखिम की कमी होगी, यानी कि करेंसी कन्वर्जन से जुड़े जोखिम और झंझट जो है उसमें यहाँ पर कमी आएगी। अब साथियों बात करते हैं कि इसमें चुनौतियां क्या है, कि चुनौतियां और ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है, इन सारी जो सिस्टम है इसको अप्लाई करने में, लागू करने में क्या क्या चुनौतियां आएंगी। सबसे पहले कि अभी क्या स्थिति है, तो अभी यह सिर्फ जो है वो चर्चा के स्तर पर है, कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। दूसरा, किसी भी ठोस बदलाव में अभी कोई दौर की बातचीत, मतलब कई दौर की जो है वो बातचीत अभी बाकी है इसको आगे ले जाने में। सभी सदस्य देशों की मौद्रिक नीति अलग अलग है तो तालमेल में बड़ी चुनौती है, यानी कि हर देश का अपना जो है अलग मॉनेटरी पॉलिसी है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ई रुपए की घरेलू रिटेल जो एडॉप्शन भी अभी यूपीआई के मुकाबले बहुत सीमित है। आप में से बहुत कम ही लोग होंगे, आई होप जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे उनमें से 1-8% या फिर 2% ही लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर ई रूपी का यूज करते होंगे। मैं खुद ई रूपी को ट्रायल के लिए यूज किया हूँ, लेकिन इस तरीके से रेगुलर इसका यूज नहीं करते हैं। इसके बाद साथियों तकनीकी व यहाँ पर
नीतिगत जरूरतें, अलग अलग सीबीडीसी आपस में सुरक्षित तरीके से बात कर सके, जुड़ सके, इसके लिए साझा तकनीक मानक चाहिए। साथ में साझा गवर्नेंस व्यवस्था चाहिए कि नियम कौन तय करेगा कि विवाद कैसे सुलझेगा, यानी कि अगर कोई विवाद होता है तो वो कैसे सुलझेगा, इसके लिए गाइडलाइंस जो है वो कौन यहाँ पर बनाएगा। साथ में व्यापार असंतुलन में से निपटने के लिए ठोस इंतजाम भी यहाँ पर जरूरी होंगे। साथ में साथियों साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा से भी जुड़े भी सवाल यहाँ पर अहम होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर जो लोग परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये जो है वो यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अब देखना होगा कि आगे इसमें कौन क्या कदम उठा रहा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं, इससे भारत को फायदा होगा या फिर नहीं होगा, कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।